पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया था, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग किस तरह से करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, मैन्योर क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री है क्या? इट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। जो भी लाइव स्टॉक हैं, चाहे वो कैटल्स हों, गोट, फिश, वो सारे एनिमल जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। हालांकि सारे एनिमल हमारे लिए यूज़फुल हैं, भले ही उनके बारे में हमको पता ना हो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिनको हम डोमेस्टिकेशन करते हैं या जिनको हम अपने यूज़ में लाते हैं, वो सारे लाइव स्टॉक में आएंगे। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं, उनकी फीडिंग के बारे में, उनकी ब्रीडिंग और डिज़ीज़ कंट्रोल कैसे करेंगे। एनिमल फार्मिंग में क्या क्या आता है? कैटल फार्मिंग, गोट एंड शिप फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और एपीकल्चर, जिसको बी कीपिंग भी कहते हैं, मधुमक्खी पालन। ठीक है, कैटल फार्मिंग का मेन पर्पस क्या है? एक तो मिल्क प्रोडक्शन करना, दूसरा ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, चाहे वो इरिगेशन कर के पर्पज़ हो या प्लगिंग का पर्पज़ हो। ठीक है, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा एनिमल्स का, तो इसलिए कैटल फार्मिंग की जाती है। डेयरी प्रोडक्शन में, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग डेयरी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। मेन इंडियन कैटल ब्रीड्स कौन सी हैं? बॉस ब्यूबेलिस, बफेलो और बॉस इंडिकस, ये काऊ। तो ये बायोलॉजिकल नेम है, बॉस इंडिकस और बॉस ब्यूबेलिस। इंडिकस काऊ का है और वहीं ब्यूबेलिस जो है बफेलो का है। बॉस यहाँ पे जीनस को रिप्रेजेंट करता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल जो होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स, या इनको हम लोग डेयरी एनिमल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे कैटल्स जो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल। क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स। भाई ड्रॉट एनिमल्स जो लेबर वर्क के लिए, जैसे इरिगेशन हो गया, कार्टिंग हो गया, फार्म वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको ड्रॉट एनिमल्स कहे जाते हैं। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, यानी कि जब बछड़ा, जिसे हम लोग काफ कहते हैं, जब वो प्रोड्यूस हो जा रहा है, उसकी बर्थ हो जा रही है, उस दौरान जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दिस इज़ कॉल्ड लैक्टेशन पीरियड। इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस। तो अगर लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी के आगे। एग्जोटिक या फॉरेन ब्रीड जैसे जर्सी है, ब्राउन स्विस है, इनको ले सकते हैं, इनका हाई लैक्टेशन ड्यूरेशन होता है। वहीं लोकल ब्रीड्स में रेड सिंधी, साहिवाल है, इनमें डिजीज़ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम एग्जोटिक ब्रीड और लोकल ब्रीड को क्रॉस करा लें तो हाइब्रिड ब्रीड बनेगी, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएगी, मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी होगा और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी शो करेगा। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है? जर्सी या ब्राउन स्विस में मिल्क प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं पाई जा रही है। और उसी तरह से रेड सिंधी और साहिवाल की बात करें तो यहाँ डिजीज़ रेजिस्टेंस तो पाया जा रहा है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जब दोनों का क्रॉस करा ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ऐसी ब्रीड मिल रही है, हाइब्रिड ब्रीड, जिसमें दोनों ही फीचर्स पाए जा रहे हैं। कैटल फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या होगा भाई? प्रॉपर क्लीनिंग करना, शेल्टर देना, रेगुलर ब्रशिंग करना, ताकि जो लूज हेयर हैं और डर्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, साफ़ हो जाएं, प्रॉपर वेंटिलेशन देना, फ्लोर क्लीनिंग करना, जहाँ पे वो रह रहे हैं उस ज़मीन की सफाई करना, बैलेंस राशन सप्लाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स की सप्लाई करें, वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पर करते रहें ताकि उनको कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन ना हो सके। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब हम लोग बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे चिक्स की या चिकन की, है ना, मुर्गी या मुर्गे को रेयर करने की, डोमेस्टिकेट करने की, फॉर द पर्पज़ ऑफ एग और पर्पज़ ऑफ मीट। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल मतलब यहाँ पर कॉक और हेन की बात हो रही है। एंड अदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स जैसे कि वहाँ पर और भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल है डक, इनका भी डोमेस्टिकेशन किया जाता है। टर्की बर्ड्स हैं, घीज़ बर्ड्स हैं, इनको भी डोमेस्टिकेट किया जाता है। लेकिन मेन जो यहाँ पर पर्पस है वो हम लोग चिकन की बात करेंगे, फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन। पोल्ट्री फार्मिंग मेनली बेस्ड ऑन द फाउल मतलब फिर से वही हो गया, चिकन की बात हो रही है। पोल्ट्री फॉल्स इंक्लूड्स लेयर्स फॉर मीट प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर्स फॉर द एग प्रोडक्शन। दो वैरायटी है, ब्रॉयलर को एग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो लेयर्स हैं इनको मीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
लोकल इंडिजिनस वैरायटी जो है वो है असील, इंडियन वैरायटी, और फॉरेन और एग्जोटिक वैरायटी जो है वो है लेगहॉर्न। अगर इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो एक हाइब्रिड वैरायटी बन जाएगी जिसके अंदर दोनों के फीचर पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल पे दे शो किया गया, लेगहॉर्न, स्पेलिंग गलत हो गई, लेगहॉर्न और असील, इन दोनों को जब आप क्रॉस कराएंगे तो एक हाइब्रिड वैरायटी मिल जाएगी। अब इसके फीचर्स कौन कौन से हैं? तो नंबर और क्वालिटी ऑफ चिक्स इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके अलावा ड्रॉप बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, यहाँ पे ड्रॉप बॉयलर का प्रोडक्शन हो जाएगा। समर और हाई टेम्परेचर टॉलरेंस मिल सकता है। रिडक्शन इन द साइज़ ऑफ द एग लेयरिंग बर्ड साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगी। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा आपको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा अगर आप हाइब्रिड वैरायटी बना लेते हैं असील और लेगहॉर्न को क्रॉस करा के, राइट। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, अब क्या क्या हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा? तो विटामिन रिच फूड सप्लाई करें जिसमें विटामिन के और विटामिन ए हो। इसके अलावा टेम्परेचर और हाइजीन मेंटेन करें। प्रिवेंशन फ्रॉम द पैथोजन एंड डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं जो टाइम टू टाइम। डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करें जहाँ पे वो पाए जा रहे हैं, वहाँ किसी भी तरह का डिसइंफेक्टेंट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप पोल्ट्री फार्म में उनको स्प्रे करते हैं जिससे वहाँ पे किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम होंगे। इसके अलावा प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट सप्लाई करें अगर आपको मीट प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पोल्ट्री फार्मिंग में। अब आते हैं इसके आगे फ़िश प्रोडक्शन। तो फ़िश प्रोडक्शन क्या है? फ़िश फार्मिंग इंक्लूड बोथ ट्रू फिश एंड शेल फिश। तो ट्रू फिश क्या है? ऐसी फिशेज जिनमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनमें फिन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू फिश बोलते हैं। और शेल फिश में जैसे झींगा मछली, प्रॉन आ गया, ओइस्टर आ गया, पर्ल ओइस्टर, घोंगा जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो फिशरीज़ के टाइप की बात करें, दो टाइप है। एक तो मैरीन फिशरीज जो समंदर के पानी में की जा रही है। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरीन फिशरीज़ की जाती है। मैरीन फिशरीज़ में ऐसा नहीं कि समंदर में आप फ़िश पालते हैं। मैरीन फिशरी में जो समंदर में या सी वाटर में जो फ़िश पाई जाती हैं उनको वहाँ से कैच किया जाता है और फिर सेलिंग की जाती है। अगर कॉमन बात करें यहाँ पे कौन कौन सी फ़िशेज़ हैं जो मैरीन वाटर से लाई जाती हैं और मार्केट में सेल की जाती हैं, तो पॉम्फ्रेट है, मैक्रेल है, टूना है, सरडाइन है और बॉम्बे डक, ठीक है। दूसरी हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली फ़िशेज़ जैसे मुलेट है, भेटकी है, पल स्पॉट्स है, प्रॉन है, मसल्स हैं, ओइस्टर हैं, इवन सी वीड जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है। सी वीड इज़ द एल्गी, एक तरह से ये क्या है? एल्गी। रेड एल्गी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो रेड एल्गी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल मिलता है जिसको अगार कहते हैं। अगार को बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ओइस्टर आर यूज टू पर्ल प्रोडक्शन, मोती आपने सुना होगा जो ज्वेलरी को बनाने में इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में भी यूज़ होता है। तो पर्ल काफ़ी महंगा होता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ ओइस्टर। ये एक तरह का मोलास्क है, मोलास्क। नेक्स्ट आते हैं इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशरीज़। तो ताज़े पानी में, ताज़े पानी का मतलब यानी कि रिवर वाटर की बात हो रही है, पॉन्ड वाटर और कैनाल्स, इवन ब्रैकिश वाटर और वाटर जो लेगून एस्चुरीज वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर एक्चुअली वो वाटर है जहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर यानी रिवर वाटर दोनों मिक्सअप होते हैं, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। कभी कभी डिमांड के अकॉर्डिंग या अगर अवेलेबिलिटी है तो फ़िश कल्चर जो है वो पैडी फील्ड्स में, धान के खेत में भी की जा सकती है। धान के खेत का मतलब चावल के खेत में, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ मछलियों को पाला जा सकता है। हालांकि ये प्रैक्टिकली बहुत आसान नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट फ़िश फार्मिंग। कंपोजिट फ़िश फार्मिंग का कंसेप्ट क्या है? जब आप एक ही पॉन्ड में दो या दो से ज़्यादा या 5 से 6 स्पीशीज़ एक ही साथ ग्रोथ करा रहे हैं, उनको कल्चर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट या मिक्स्ड कल्चर, है ना। इसको एक नाम और देते हैं मिक्स्ड कल्चर। मिक्स्ड कल्चर, फिश कल्चर हम लिख सकते हैं, मिक्स्ड फिश कल्चर। मल्टीपल फिश, अलग अलग तरह की फ़िश को एक ही समय में एक ही पॉन्ड में ग्रोथ कराना। तो कंपोजिट फिश फार्मिंग जब आप कर रहे होते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि जो भी फ़िश आप यूज़ कर रहे हैं वो एक दूसरे पे बेनिफिशियल रोल रखें। ऐसा ना हो कि खाने के लिए झगड़ा हो या किसी और पर्पस के लिए झगड़ा हो। जैसे
एक पॉन्ड हमने ले लिया है, इस पॉन्ड में हम लोग मल्टीपल फ़िश को ग्रोथ करा सकते हैं। कटला को ये सरफेस पे जाके फीड करती है, रोहू ये मिडल पार्ट में पॉन्ड के फीड करेगी, मृगल और कॉमन कार्प जो है बॉटम पे जाके फीड करेगी, वहीं ग्रास कार्प वीट फीडर है। तो झगड़ा नहीं होगा, मतलब ये अपना पॉन्ड है तो एक यहाँ फीड कर रही है, दूसरी यहाँ फीड कर रही है, तीसरी यहाँ फीड कर रही है, चौथी यहाँ फीड कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे फीडिंग हो रही है। तो झगड़ा कभी नहीं होगा खाने के लिए। एनिमल्स में ज़्यादातर जो झगड़ा होता है एक तो शेल्टर के लिए, दूसरा फूड के लिए। तो अगर यहाँ पे एरिया अलग अलग हो जाए एक ही पॉन्ड में तो अलग अलग फ़िश को आप ग्रोथ करा सकते हैं और एक ही डाइट पे ग्रोथ करा सकते हैं। तरह तरह का खाना नहीं देना है, एक ही डाइट देना है। क्या प्रॉब्लम आती है? मोस्ट ऑफ द फिशेस ब्रीड ओनली इन ड्यूरिंग मानसून सीज़न। तो कंपोजिट फ़िश कल्चर में अब देखिए हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ मिलेंगे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो ब्रीडिंग है, आपने ला के फ़िश डाल दिया, लेकिन अब उसके बाद ब्रीडिंग कैसे होगी, नई फ़िश कैसे आएंगी? अब वो करती हैं कब? मानसून सीज़न में ब्रीडिंग करती हैं। तो इसके लिए हम हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्मोन्स स्टिमुलेट कर सकते हैं ब्रीडिंग को, कि ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट है सिर्फ मानसून सीज़न पे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है बी कीपिंग या एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन जिसे हिंदी में कहेंगे हम लोग। इट इज़ द रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी एंड वैक्स प्रोडक्शन। तो मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और वैक्स मिलता है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा रोल है मधुमक्खियों का, यानी बीज का, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कॉस्ट देखेंगे अगर आप तो बिलियन ऑफ यूरो में है। तो वो फ्री में ये करती हैं, ये पॉलन को कलेक्ट करती हैं जिससे पॉलिनेशन होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव करती हैं और पॉलिनेशन होता है, और शहद बनाती हैं जो शहद हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम लोग यूज़ भी करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन में, बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। कॉमन स्पीशीज़ कौन सी हैं बीज की? एपिस सिराना इंडिका, इसे इंडियन बी कहते हैं। एपिस डॉर्सेटा, इसको रॉक और जायंट बी भी कहते हैं। एपिस फ्लोरी, दिस इज़ कॉल्ड लिटिल बी। एपिस मेलीफेरा, इसको इटालियन बी या वेस्टर्न हनी बी भी कहते हैं। एपीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा एपिस मेलीफेरा यूज़ की जाती है क्योंकि बहुत जेंटल होती है नेचर में, डंक कम से कम मारती है। द वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर्स टाइप्स एंड अबंडेंस ऑफ वेजिटेशन। मतलब जहाँ पे एपीकल्चर किया जा रहा है वहाँ पे किस तरह के फ्लावर्स हैं या किस तरह के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि हनी का टाइप क्या होगा। मतलब अब उस एरिया में केवल जामुन का पेड़ पाया जा रहा है तो जो हनी मिलेगी उसमें जामुन का फ्लेवर ज़्यादा आपको मिलेगा। उस एरिया में केवल सनफ्लावर पाया जा रहा है तो वो सिर्फ पॉलन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? सनफ्लावर से कलेक्ट करेंगे, तो उस तरह का आपको हनी मिलेगा। तो ये वेरी कर सकता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा।